नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v टूवर्ड्स नॉर्थ फॉर टाइम t. नाउ इट टेक्स अ 90 डिग्री राइट टर्न and moves with same speed for same time t. Then find first distance covered, second average speed, third displacement, fourth average velocity, fifth change in speed and sixth change in velocity. बच्चों बहुत सारी चीज निकालनी है पर क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत आसान सा है, तो अपन एक एक स्टेप करके सॉल्व करते जाते हैं. पहले अपन इसको फटाफट से बता देते हैं कि भाई इससे क्या पूछा है कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ. तो नॉर्थ में गया, उसके बाद राइट टर्न लिया, यहाँ पहुंच गया. ये कितनी स्पीड से नॉर्थ में गया, v स्पीड से. कितना टाइम लगा, t लगा. तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. तो क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं स्पीड इनटू टाइम मतलब vt. सिमिलरली जब वो राइट टर्न लेके 90 डिग्री का राइट टर्न लेके जब वो इधर मुड़ा तो वापस वो सेम स्पीड से चला, सेम टाइम t के लिए चला, तो वापस इक्वल्स टू vt. और डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड. तो टोटल लेंथ इज vt प्लस vt, दैट इज इक्वल्स टू 2vt. तो यहां से अपने पास आ गया 2vt. एवरेज स्पीड बच्चों, एवरेज स्पीड जैसा कि अभी हम लोगों ने रिसेंट बात की कि डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. बच्चों टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अभी आपको सर ने बताया कितनी है, 2vt. टोटल टाइम टेकन बच्चों t यहां पर स्पेंड किया फॉर नॉर्थ डायरेक्शन और t स्पेंड किया उसने फॉर ईस्ट डायरेक्शन. तो टोटल टाइम कितना हो गया, 2t. सो एवरेज स्पीड कितनी आ गई है, v. बिल्कुल सर. नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट. अब बच्चों वापस सॉल्व करने के दो तरीके, या तो आप इसको बना दो यहां से शॉर्टेस्ट पाथ की लाइन, यहां से लेके यहां तक, ये इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया. या फिर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लेके उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो. तो बच्चों सोचो अगर मैं इसको यहां पर इस तरीके से लिखता हूं कि पहले वो नॉर्थ में गया तो डायरेक्शन क्या था, अपवर्ड था. फिर वो 90 डिग्री का राइट टर्न लिया, फिर डायरेक्शन इधर हो गया. तो मुझे मालूम है नॉर्थ का मतलब जे कैप और उसके बाद राइट में आएगा, ईस्ट में आएगा तो मतलब हो गया आई कैप. इसका मतलब अगर मैं उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखता हूं विच इज इक्वल्स टू वीटी जे कैप प्लस वीटी आई कैप. और बच्चों यहां पर ये कुछ नहीं बता रखा कि अपने को मैग्नीट्यूड निकालना है या उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है. तो वेक्टर फॉर्म में तो आपका पास आंसर आ ही चुका है, पर अगर मैग्नीट्यूड पूछ लेते हैं तो अपन जानते हैं, लिख सकते हैं कि आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट. तो हो जाएगा वीटी का होल स्क्वायर प्लस वीटी का होल स्क्वायर. और बच्चों सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी √2vt. और जो इसका डायरेक्शन होगा वो आप यहां पर देख सकते हो कि डायरेक्शन vt जे कैप vt आई कैप. और बच्चों यहां पर अगर vt आप कॉमन ले लोगे ना तो आपको एक चीज मालूम पड़ जाएगी, जे कैप प्लस आई कैप मतलब आई और जे से बिल्कुल इक्वल इंक्लिनेशन है. और अगर इक्वल इंक्लिनेशन है तो एंगल कितना बन जाएगा, 45. या फिर अगर आप इसको थीटा मानते हो तो एक तरीका और समझा रहा हूं, इफ दिस इज थीटा तो आप लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज vt, बेस इज ऑल्सो vt. तो vt अपॉन vt कितना बच गया, 1. तो थीटा की वैल्यू यहां से आ गई 45. तो आई कैन से डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 45 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ. तो देखिए बच्चों आपको सर ने डिस्प्लेसमेंट का आंसर बताया है. अब बारी है एवरेज वेलोसिटी की, और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन टू कवर द एक्चुअल पाथ. बिल्कुल बच्चों डिस्प्लेसमेंट आपको सर ने बताया √2vt इज द मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन 45 डिग्री पर इंक्लिनेशन है इक्वली, तो हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट. बिल्कुल सर. तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम √2vt इज द मैग्नीट्यूड एंड नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शन एंड टोटल टाइम टेकन टू कवर द एक्चुअल पाथ इज 2t. तो बच्चों अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो देखिए t से ये t कैंसिल और √2 से ये 2 भी √2 टाइम्स कैंसिल. तो ये आ जाएगा अपने पास v by √2 मीटर पर सेकंड, जो भी यूनिट होगी वहां पे टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. अगेन नोटिस कीजिए डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम है. नेक्स्ट है चेंज इन स्पीड. बच्चों स्पीड कैसे क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ सिंपल डायरेक्ट मैथमेटिकल एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो जाता है. इसका मतलब पहले उसकी स्पीड नॉर्थ पे v थी, जब वो राइट टर्न लिया तब भी उसकी कितनी v थी. तो इसका मतलब वो थ्रू आउट द मोशन उसकी जो स्पीड है कितनी है, v. तो चेंज कितना हुआ, चेंज तो कुछ हुआ ही नहीं. चेंज का मतलब क्या हुआ, 0. पहले भी v थी, बाद में भी v थी, चेंज कुछ हुआ ही नहीं है. तो आंसर क्या होगा, चेंज इज इक्वल टू 0. तो आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं, चेंज इन स्पीड इज इक्वल टू 0. और बच्चों लास्ट है चेंज इन वेलोसिटी, और मैं थोड़ा सा इस पे स्ट्रेस दूंगा क्योंकि ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि वेलोसिटी के बाद नेक्स्ट पार्ट है अपना एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. और चेंज इन वेलोसिटी अब हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस भी रखता है. बच्चों इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं, पर पहले यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें कि डायरेक्शंस क्या है. सबसे पहले वो v स्पीड से नॉर्थ में चला, मतलब इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी v जे कैप, और फिर राइट में मुड़ गया मतलब टुवर्ड्स ईस्ट. तो अब फाइनल वेलोसिटी है v आई कैप.
तो अब ये क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है कि हम चेंज को जीरो कर दें, कारण क्योंकि अब वेलोसिटी निकाल रहे हैं और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड छोड़ के अगर सिर्फ डायरेक्शन भी बदल जाए तो भी वेलोसिटी कैसे बोलती है, वेरिएबल। तो बच्चों ध्यान दें, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं और चेंज इन वेलोसिटी के लिए सबसे पहला पार्ट नोटिस कीजिएगा बच्चों, हमने यहां पर लिखा चेंज इन वेलोसिटी दैट इज डेल्टा वी। बच्चों चेंज कैसे निकाला जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये हो गया v फाइनल माइनस v इनिशियल। बच्चों अभी अभी मैंने आपको नोटिस करने के लिए बोला था, फाइनली वो ईस्ट में चला तो उसकी फाइनल वेलोसिटी है v i कैप, और इनिशियली वो नॉर्थ में चला तो इनिशियल वेलोसिटी है v j कैप। दिस इज द इक्वेशन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। अगर आपसे बोला जाए कि इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कीजिए, बच्चों ये वेक्टर फॉर्म में हमने चेंज इन वेलोसिटी निकाली। अगर हमसे पूछा गया मैग्नीट्यूड निकालिए तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर, तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट वी विल गेट √2। बट बच्चों चेंज इन वेलोसिटी पूछी है तो अकेले इससे हमें अपना आंसर नहीं देना है, अपने को डायरेक्शन भी बतानी है। और अब डायरेक्शन हमें निकालनी है तो बच्चों अब यहां पर मैं आपको शो करना चाहूंगा वेक्टर एडिशन मेथड, उसी से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। बच्चों अगर हम लोग यहां पर ऑब्जर्व करें, अपनी डायरेक्शंस को मेंशन कर लें, ऑब्जर्व कीजिए, ये हम लोगों ने लिखा है ईस्ट एज आई कैप, यहां पर हमने लिखा है नॉर्थ एज जे कैप, यहां हमने लिखा वेस्ट माइनस आई कैप, और यहां हमने लिख दिया साउथ एज माइनस जे कैप। बच्चों प्रीवियसली जो अगर हम लोग बात करें, जो हम लोग प्रीवियस डिस्कशन कर चुके हैं, ये पार्टिकल के पाथ की डायग्राम थी, मतलब यहां पे हमने पार्टिकल के पाथ को शो किया। बट अब हम लोग जो डायग्राम शो करना चाह रहे हैं उसमें हमें पाथ से मतलब नहीं है, अब हम चेंज इन वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो क्वेश्चन में आप जिस क्वांटिटी को कैलकुलेट कर रहे हो उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए आप उसी इक्वेशन का डायग्राम बनाइए जो हमने ड्रॉ की हुई है। जिस क्वांटिटी को कैलकुलेट कर रहे हो उसको सॉल्व करने के लिए उसी की इक्वेशन का डायग्राम बनाइए। बच्चों इस इक्वेशन को मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं v i कैप प्लस ऑफ माइनस v j कैप। बच्चों रीड करने का तरीका थोड़ा सा बदल गया, क्या लिखा है, v i कैप को ऐड कीजिए किसके साथ, माइनस v j कैप के साथ। v i कैप को ऐड कीजिए किसके साथ, माइनस v j कैप के साथ। और बच्चों आपको पता है ऐड करने के लिए, दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम लोग या तो पैरेललोग्राम या ट्रायंगल, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, आंसर दोनों से एग्जैक्टली सेम आते हैं। तो पहला वेक्टर क्या है बच्चों, वी आई कैप। आई कैप मतलब ईस्ट, तो सबसे पहले हमने बना दिया वी आई कैप, ये वी आई कैप। बच्चों वी आई कैप के हेड पर किसको जोड़ना है, माइनस वी जे कैप। माइनस वी जे कैप मतलब डाउनवर्ड्स, तो बच्चों ये हो गया माइनस वी जे कैप। बच्चों ट्रायंगल लॉ हमने अप्लाई किया है, नोटिस कीजिए ये दोनों वेक्टर कौन से ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर में। तो अपोजिट ऑर्डर में क्या बनता है, रिजल्ट। बिल्कुल अपोजिट ऑर्डर में जो रिजल्ट है उसका नाम क्या है, डेल्टा वी। सो हियर आई कैन ड्रॉ डेल्टा वी। बच्चों ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन। और ये अगर चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है तो बच्चों अगर मुझे एंगल पता करना है तो टेन थीटा, जैसा अभी सर ने बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस v परपेंडिकुलर और बेस v कितना है v, तो ये हो गया 1, तो थीटा कितना आ गया 45। बच्चों थीटा अगर 45 है मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है ये वाला, वो इक्वली इंक्लाइंड है किससे, ईस्ट और साउथ से। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इसकी डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, या बोल सकते हैं ईस्ट साउथ। सो फाइनल आंसर फॉर चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू √2v इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज ईस्ट से 45 साउथ बोल दीजिए, या साउथ से 45 ईस्ट बोल दीजिए, या सिंपली साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ लिखकर अपना आंसर करेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों चेंज इन वेलोसिटी मैंने अलग से आपको थोड़ा सा बताया क्योंकि अपना सबसे ज्यादा यूज अब इसको एक्सेलरेशन में अपने को करना भी। बिल्कुल। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट नोट पर, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r with uniform speed v and subtend an angle theta at the center, then magnitude of change in its velocity is। बच्चों यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपन magnitude of change in its velocity। याद करो सर ने आपको समझाया था magnitude of displacement when particle is moving on a circular path। तो जिस तरीके से सर ने आपको वो ड्राइव करा था उसी तरीके से अपन यहाँ पर वेलोसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर पार्टिकल, ये बच्चों सेंटर मार्क कर दिया, पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन यहाँ पर है, इसको ए मार्क कर देगा। और अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड होगा। जब पार्टिकल ए से बी पर आ गया तो उसने जो एंगल कवर करा वो एंगल क्या है, थीटा, ऐसा बोला गया क्वेश्चन के अंदर। तो ये एंगल सेंटर से ही बना है विच इज इक्वल टू थीटा। अब बच्चों जब वो बी पॉइंट पे आया तो उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन हो गया इधर। अब बच्चों इसको कह देते हैं मैं इनिशियल वेलोसिटी और इसको कह दिया मैंने फाइनल वेलोसिटी।
अब बच्चों यहां पर ये जो दोनों वेलोसिटी है, ऑब्वियस बात है वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब यहां पर अपने को जो डायरेक्शन है वो ये एरो शो कर रहे हैं कि इसका डायरेक्शन अपवर्ड है और इसका डायरेक्शन कुछ एंगल पर है। तो यहां पर मैंने लगाया था इनका वेक्टर का साइन। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर ये ए और बी के मैं वेलोसिटी वेक्टर की बात करूं तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा। तो बच्चों ध्यान रखना, जो रेडियस के बीच में, दोनों के रेडियस वेक्टर के बीच में जो एंगल है वही एंगल दोनों के वेलोसिटी वेक्टर के बीच में भी होगा। कैसे होगा उसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं और सेंटर से मैंने एक रेडियस वेक्टर बनाया, ये फर्स्ट रेडियस वेक्टर है जिस पर पार्टिकल पॉइंट ए पर है और पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो इस इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इसको मैं वी इनिशियल वेक्टर लिख दिया। अब बच्चों जब ये पार्टिकल पॉइंट बी पर आ गया तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो लेफ्ट साइड होगा और ये बन गया उसका वेलोसिटी वेक्टर। बच्चों ये जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन रेडियस वेक्टर्स बने, इन दोनों की जो एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा ये वाले वेलोसिटी डायरेक्शन अपवर्ड है, इसका टुवर्ड्स लेफ्ट साइड है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच का एंगल अभी भी कैसा बना, 90 डिग्री बना। तो दोनों रेडियस के बीच का जो एंगल है वही दोनों वेलोसिटी के बीच का एंगल भी है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि वी आई और वी एफ वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा, तो आप क्या बोलोगे, थीटा ही होगा सर। अगर थीटा होगा तो मुझे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इट्स वेलोसिटी। तो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड निकालना है, विच इज इक्वल्स टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का वेक्टर, ये निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या यहां पर एक टर्म और लिखिए विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v। इसका मतलब थ्रू आउट द मोशन स्पीड की वैल्यू v है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका ये भी मतलब हुआ कि अगर मैं बोलता हूं v इनिशियल का मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप क्या बोलोगे, v है सर। और v फाइनल का मैग्नीट्यूड भी कितना है, तो आप क्या बोलोगे, सर v है। क्या दोनों के मैग्नीट्यूड की वैल्यू v है। और अपन एक बात जानते हैं कि अगर दो वेक्टर्स को आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो उस केस के अंदर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है उनको सब्ट्रैक्ट करते हो, तो उस केस में जो आपका आंसर आता है वो आता है 2v sin थीटा बाय 2। थीटा उन दोनों के बीच का एंगल था और ये v उनका क्या है, मैग्नीट्यूड। या तो इनिशियल ले लो, फाइनल ले लो, बिकॉज दोनों कैसे हैं, सेम है। तो बच्चों ध्यान रखना, वहां पर डिस्प्लेसमेंट का आंसर आता है 2r sin थीटा बाय 2। यहां पर वेलोसिटी के चेंज का मैग्नीट्यूड आया 2v sin थीटा बाय 2। तो जब भी आपसे डिस्प्लेसमेंट बोले तो यहां पर r आ रहा है, वेलोसिटी बोले तो v आ रहा है, और हो सकता है आगे ऐसी टर्म और आपने को आगे देखने को मिल जाएगी। तो बच्चों आप लोगों ने सीखा यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। बच्चों हम लोग इसी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन का क्वेश्चन अगर इंक्लूड कर देते हैं कि फाइंड एक्सेलरेशन, तो अपन इतना तो जानते ही हैं दैट एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और उसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकालें तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, 2v sin थीटा बाय 2। अगर इसको हम लोग टाइम से डिवाइड कर दें, कौन सा टाइम टेकन, फ्रॉम a टू b, यहां से यहां तक जो टाइम लगा है, अगर डिस्टेंस अपॉन स्पीड से अगर उसको कैलकुलेट करके यहां से डिवाइड कर दें तो बच्चों हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो एक्सेलरेशन का आ जाएगा। तो ध्यान रखना है कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो अपन इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आइए बच्चों हम लोग इसको यूज करते हैं, जैसे कि सर ने आपको बताया उसकी एप्लीकेशन पर हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए बच्चों हम लोग जनरली क्वेश्चंस ऑब्जर्व करते हैं अपनी एनसीईआरटी में या कुछ इस तरह के प्रैक्टिस में क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्लॉक। बच्चों अगर क्लॉक की बात करें तो हम लोग जानते हैं क्लॉक में 12 डिजिट्स होती है। अगर हम लोग उनको यहां पर मार्क कर ले बच्चों, ऑब्जर्व कीजिए 1 2 3 4 5 7 8 10 और 11। बिल्कुल इस तरह से हम लोगों ने 12 डिजिट्स में इस क्लॉक को इक्वली इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। बच्चों यहां पर क्वेश्चन क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी नीडल है, चाहे वो सेकंड्स हैंड देख लो, मिनट्स हैंड देख लो या आर हैंड देख लो, तो क्वेश्चन में बोला जाता है कि मिनट हैंड जो है वो 10 मिनट का मोशन परफॉर्म कर चुका है, और अगर उसने 10 मिनट का मोशन परफॉर्म कर रखा है तो उसकी जो टिप है उसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालो या फिर उसकी वेलोसिटी में चेंज का मैग्नीट्यूड निकालो। तो बच्चों अभी आपने रिसेंट ऑब्जर्व किया कि ऐसा करने के लिए हमको उनके बीच का एंगल चाहिए, तो एंगल कैसे निकाला जाता है, आइए उस पर बात करते हैं। बच्चों अगर इस पूरे डायल की बात करें तो घड़ी के पूरे डायल में जब इस तरह से एक रिवॉल्यूशन कोई हैंड करता है तो कितना एंगल कवर करता है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री एंगल बच्चों कवर करता है एक पूरे मोशन में जब एक पूरा रिवॉल्यूशन होता है। और बच्चों 360 डिग्री ये 12 इक्वल डिजिट्स में डिवाइड है या 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। तो अगर हम लोग इसको 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें देन ईच एंगल विल बी ऑफ 30 डिग्री। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई एक नीडल है, अगर वो 12 पर है
और 12 से अगर वो 1 पर आ जाती है तो दो सक्सेसिव डिजिट्स के बीच में उसने जो एंगल कवर किया होगा वो कितना किया होगा, 30 डिग्री। अगर वो 12 से मान लीजिए 2 पर आ जाती है तो बच्चों एक यहां पर इस इंटरवल को देखें तो 30 डिग्री का है, तो दो इंटरवल 30 प्लस 30 कितना, 60 डिग्री। तो बच्चों अब हमें वहां पर क्वेश्चन में कभी भी एंगल नहीं बताया जाता, हमें क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, वहां पर टाइम। अब जैसे कि मैं जल्दी से एक क्वेश्चन पूछता हूं, आंसर सोच के रखिए। क्वेश्चन में बोला गया कि मिनट हैंड जो है वो 12 से चलना स्टार्ट करता है और 20 मिनट का मोशन परफॉर्म कर लेता है। तो बच्चों जल्दी से सोचिए 20 मिनट में वो कहां पे आ जाएगा, 4 पे। तो बच्चों 4 पे आ गया तो कितने इंटरवल्स हो गए, 1 2 3 एंड 4, और 4 इंटरवल्स में अगर उससे पूछा जाए कि कितना एंगल कवर हो गया है तो 4 इंटू 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। 120 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हमको ऐसे कैलकुलेट करनी है। तो ध्यान रखिए बच्चों, अब इसको हमें कैसे यूज करना है, तो हम लोग एक पॉइंट को यहाँ पर लिख सकते हैं, द एंगल बिटवीन टू रेगुलर डिजिट्स इन अ क्लॉक इज इक्वल टू 30 डिग्री। आइए बात करते हैं अब उस पर बेस्ड क्वेश्चन की। बिल्कुल सर। क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ मिनट्स हैंड बिटवीन 6 AM टू 6:15 AM। अब बच्चों एवरेज वेलोसिटी पूछिए, याद करो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो बच्चों अगर मैं कहता हूं एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, इसको टी लिख देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्या यहां पर टाइम जब 6 से 6:15 की बात हो रही है और कौन से हैंड की बात हो रही है, मिनट हैंड। तो जब 6 o'clock होते हैं उस टाइम पर मिनट हैंड 12 पर होता है, और जब 6:15 है तो मिनट हैंड यहां पर आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर 3 है, मतलब 6:15 का टाइम हो रहा है। तो क्या यहां से लेके यहां तक जो एंगल कवर हुआ कितना हुआ, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री कवर हुआ है तो अपने को थीटा मिल गया, और थीटा मिल गया तो मुझे मालूम है जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसका, लेंथ ऑफ मिनट हैंड, और यहां पर बोला गया टिप ऑफ मिनट हैंड। इसका मतलब वी हैव टू टेक ओनली द टिप। टिप का मतलब हुआ ये वाला पॉइंट। अगर मैं इसको आपको मार्क करके दिखाऊं तो अपने को सिर्फ इस पॉइंट की बात करनी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ये हुआ। अब चाहे तो उस डिस्प्लेसमेंट को पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, पर अपन एंगल्स की एप्लीकेशन देख रहे हैं कि एंगल्स को कैसे यूज करके निकालते हैं, तो अपन उसको लिख सकते हैं 2r sin θ/2 अपॉन t। और टाइम कितना लगा, यहां से लेके यहां तक आने में टाइम वैसे ही दे रखा है 6 से 6:15, मतलब 15 मिनट लगे, और 15 मिनट का सेकंड में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 15 × 60 सेकंड्स में हो गया ये। अब बच्चों r की वैल्यू, क्या r की वैल्यू मिनट हैंड के लेंथ के बराबर होगी, दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो आई कैन से 2 × 7/100, बेटा इसके लिए मैं 10 की पावर -2 पीछे कर देता हूं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, साइन θ/2, थीटा इज 90 डिवाइड बाई 2 45 अपॉन 15 × 60 900। बिल्कुल सर। अब यहां पर अगर वैल्यूज पुट करेंगे या सॉल्व पूरा कर लेते हैं तो साइन 45 कितना हो जाएगा, 1/√2, 7 2 14। और बच्चों यहां पर भी 15 × 6 90 और × 10 900 हो जाएगा। तो यहां पर भी कितने 2 0 और आ रहे हैं, तो इसको मैं लिख रहा हूं 14 अपॉन 9 √2 × 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड। और चाहे तो इसको और ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द ऑप्शंस, के ऑप्शंस में क्या दे रखा हो। तो सर यहाँ पर एक डाउट ये है कि मान के चले कि अगर ये सेकंड हैंड होता, बिल्कुल सर, तो बच्चे जनरली इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर ये सेकंड हैंड होता या आर हैंड होता और हम लोग उसके लिए डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे होते तो आर हम लोग हमेशा 7 सेंटीमीटर लेते हैं। नहीं सर, सर ने बहुत अच्छी बात पूछी है। आर आपको उस सर्कल का लेना है जो टिप ने कवर करा है। तो जब आप मिनट हैंड, आर हैंड या सेकंड हैंड की बात करते हैं तो उनका जो टिप है वो अलग अलग लेंथ पर सेंटर से, तो आपको उस निडल की ही लेंथ लेनी है जिस निडल का आपके टिप का डिस्प्लेसमेंट पूछा है। अगर सेकंड हैंड का पूछा है तो आप सेकंड हैंड के लेंथ लोगे, ये तो मिनट हैंड की लेंथ है। सेकंड हैंड की लोगे, अगर सेकंड हैंड का पूछा है, आर हैंड का पूछा है तो आर हैंड की लेंथ ही कंसिडर करनी है। थैंक यू सर। आइए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं एक अच्छे टॉपिक पर, एक्सेलरेशन, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और बच्चों एक्सेलरेशन को पहले हम लोग फील करते हैं कि एग्जैक्टली एक्सेलरेशन होता क्या है, क्योंकि एक्सेलरेशन को अगर हमें समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन एग्जैक्टली क्या है, किस तरह से डिफाइन होता है, तो कई बार क्वेश्चंस को हम लोग, क्वेश्चन का मैक्सिमम पार्ट हम लोग ओरली सॉल्व कर देते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग एक्सेलरेशन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं वेक्टर ए से। तो बच्चों अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें तो ऑब्जर्व कीजिए, मैं यहाँ पर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं कि क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं, क्या क्या डाउट्स हमारे दिमाग में आ सकते हैं। बच्चों यहां पर मैंने लिखा है एक्सेलरेशन इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन इक्वल टू 5?
एक्सेलरेशन इक्वल टू 5 का मतलब अगर आपसे मैं पूछूं कि यहां पर 5 का मीनिंग क्या है, तो सर यहां पर क्या होता है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू 5 जब अपन पढ़ते हैं तो बच्चों का जनरली यहां पर डिस्कशन होता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर 5 है इसका मतलब पर सेकंड वेलोसिटी 5 से बढ़ रही है, बिल्कुल। या फिर कुछ बोल देते हैं कि पर सेकंड वेलोसिटी 5 से कम हो रही है। हाँ, तो बच्चों हमेशा ध्यान रखें कि एक्सेलरेशन अकेला यहां पर आपको कुछ इस तरह से दिया है और इसके अलावा आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो आप कभी भी ये ना बोले कि वेलोसिटी 5 से बढ़ रही है या वेलोसिटी 5 से कम हो रही है। आप सिर्फ इतना बोलकर छोड़ दें कि अगर एक्सेलरेशन 5 हमें दे रखा है और कोई दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब पर सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 5 से बदल रहा है। पर सेकंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 5 से बदल रहा है। इसके अलावा हमें यहां पर कोई टर्म दूसरी यूज नहीं करनी है। सेकंड थिंग, अब एक्सेलरेशन की बात आ रही है तो एक्सेलरेशन एग्जैक्टली होता क्या है, तो बच्चों यहां पर हमको जनरली कुछ वर्ड्स सीखने को मिलते हैं या देखने या पढ़ने को मिलते हैं। कई बार लिखा होता है सिंपली एक्सेलरेशन, कई जगह लिखा होता है एक्सेलरेटेड और कई बार हमको लिखा मिलता है रिटार्ड या फिर डिसेलरेशन। तो ये टर्म्स हमको जनरली इस टॉपिक में देखने को मिलते हैं। ये क्या क्या होते हैं उन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। बच्चों क्या लिखा हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बच्चों वेलोसिटी सेक्शन के क्वेश्चन में ही हम लोगों ने बात कर ली थी कि अब हमारे लिए चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिखा हुआ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं, चेंज इन वेलोसिटी, उसकी रेट। तो इसका मतलब यहां पे लिख दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो डेल्टा वी को बच्चों अपन क्या लिख सकते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब बच्चों अगर हम लोग इसकी यूनिट और डायमेंशंस की बात करें तो यूनिट और डायमेंशन, सबसे पहले अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात करें तो देखिए ऊपर मीटर पर सेकंड और नीचे सेकंड, तो क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन एसआई सिस्टम, बिल्कुल, और सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। तो मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर अ वेक्टर क्वांटिटी, बट बात करते हैं इसकी डायरेक्शन। तो बच्चों मैं डायरेक्शन अभी इसको डायरेक्टली रीड नहीं कर रहा हूं, इसकी डायरेक्शन क्या होती है वो हम लोग फील करते हैं। बच्चों क्या लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो बच्चों अगर हम लोग बात करें तो अच्छे से हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए पार्टिकल किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और हमें उसकी वेलोसिटी चेंज करनी है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि वेलोसिटी अपने आप चेंज नहीं होती। हालांकि मैं जो डिस्कशन कर रहा हूं वो फोर्स से रिलेटेड है, जो कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि काइनेमैटिक्स में फोर्स की स्टडी नहीं करनी है, बट स्टिल हम थोड़ा बहुत इसका डिस्कशन में ले लेते हैं सो दैट कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा हमको ब्रॉडली क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, अगर हमें वेलोसिटी चेंज करनी है तो वो अपने आप चेंज नहीं होती, उसके लिए हमेशा कोई ना कोई नेट फोर्स जिम्मेदार होता है। तो सबसे पहले पार्टिकल पर क्या लगता है, नेट फोर्स। सबसे पहले पार्टिकल पे लगता है नेट फोर्स, और जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स है उसी डायरेक्शन में चेंज होती है पार्टिकल की वेलोसिटी। और जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की होती है एग्जैक्टली वही डायरेक्शन किसकी होती है, एक्सेलरेशन की। और होना भी चाहिए, हम लोग पढ़ चुके हैं एफ नेट बराबर एम ए, और एफ नेट बराबर एम ए है तो इसका मतलब जो डायरेक्शन नेट फोर्स की होगी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो वो होनी ही चाहिए। पर इनडायरेक्टली अगर हम लोग बात करें एक एक करके, सबसे पहले क्या लगेगा बच्चों पार्टिकल पे, नेट फोर्स। नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में होगी चेंज इन वेलोसिटी, और जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की वही डायरेक्शन किसकी होगी, एक्सेलरेशन। और इसको हम लोग एक एग्जांपल से नोटिस कर सकते हैं बच्चों, ऑब्जर्व कीजिए, मैं यहीं पर ले रहा हूं कि मान लीजिए कि एक पार्टिकल जो है वो आई कैप डायरेक्शन में किसी इनिशियल वेलोसिटी 10 से मूव कर रहा था, ठीक है, और हमने क्या किया, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर दिया। मैं अभी उसकी कोई वैल्यू नहीं ले रहा हूं, मैंने सिर्फ डायरेक्शन लिख दी कि माइनस आई कैप डायरेक्शन में उसको अप्लाई किया है, और हमने नोटिस किया कि 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी बदल कर क्या हो जाती है, -10 आई कैप। ऐसा हमने नोटिस किया 5 सेकंड बाद। तो बच्चों हम लोग, अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर्स कहां लगाया गया, तो आंसर आया माइनस आई कैप में। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों चेंज इन वेलोसिटी निकालिए, तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बच्चों, v फाइनल माइनस v इनिशियल। v फाइनल कितना है, -10 आई कैप, तो ये मैंने लिख दिया -10 आई कैप। उसके बाद v इनिशियल कितना है, 10 आई कैप, तो फाइनल माइनस इनिशियल। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए क्या आंसर आया है, 20 माइनस आई कैप। जरा गौर कीजिए, फोर्स की डायरेक्शन क्या थी, माइनस आई कैप, और चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या है, माइनस आई कैप, मतलब एग्जैक्टली सेम। और यहां से अगर मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर दूं तो ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी 20 माइनस आई कैप, और टाइम मैंने लिया था 5 सेकंड कंसीडरेशन में, तो बच्चों यहां से एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 4 माइनस आई कैप। तो जरा गौर कीजिए, फोर्स की डायरेक्शन माइनस आई कैप,
चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन माइनस आई कैप और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी माइनस आई कैप। तो अब अगर आगे हमें जब भी पूछा जाए कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, तो आपका आंसर होगा जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की। बच्चों मेरे वर्डिंग सुनना, मैंने ये नहीं बोला कि जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है, मैंने बोला कि जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की होती है वही डायरेक्शन क्या होती है, एक्सेलरेशन की। तो हमने ऑब्जर्व किया है, देखिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, its direction is same as that of change in velocity, और ब्रैकेट में लिखा है not in the direction of velocity। और बच्चों इसी में आगे बढ़ते हुए मैं एक पॉइंट पर बात करना चाहता हूं कि हम एक्सेलरेशन को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो एक एग्जांपल हम लोग क्रिएट करते हैं और उस एग्जांपल में हम लोग एक्सेलरेशन का क्या मतलब निकालें उस पर चर्चा करते हैं। बच्चों अभी हम लोग एक कंसीडरेशन ले रहे हैं कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। सब मैग्नीट्यूड्स की बात चल रही है। और t इक्वल टू 5 सेकंड बाद पार्टिकल की जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो गई है 20 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल। तो अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं और पार्टिकल की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड हमें दी है। हमसे बोला गया एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालिए। तो बच्चों एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकालें तो v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम, तो फाइनल वेलोसिटी 20, इनिशियल 0, टाइम है 5, आंसर कितना आया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों अभी मैं केवल और केवल इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं और कोई दूसरा पॉइंट मैंने सामने नहीं लिया है। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0 था और फाइनल कितना है 20। क्या आप नोटिस कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। तो मैं बढ़ते हुए सेंस में बात कर रहा हूं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 आई है, तो इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 का मतलब आप क्या निकालेंगे कि पर सेकंड वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। बिल्कुल, पर सेकंड वेलोसिटी 4 से बढ़ रही है। जैसे कि 0 सेकंड पर वेलोसिटी 0 थी, तो 1 पे 4, 2 पे 8, 3 पे 12, 4 पे 16 और 5 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो गई 20। तो बच्चों जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए कि मान लीजिए हमको पता चल चुका है कि वेलोसिटी पर सेकंड बढ़ रही है, तो हम लोग अगर पढ़ रहे हैं कि एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फटाफट क्या बोल देंगे कि 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 से बढ़ रही है, तो 5 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी 50। तो बच्चों हम लोग अभी इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में बात करें कि एक्सेलरेशन की वैल्यू का क्या सिग्निफिकेंस निकाला जाए कि पर सेकंड वेलोसिटी इस रेट से चेंज हो रही है। अब वो बढ़ती कब है और घटती कब है, उसके लिए अभी हम लोग थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे और समरी तैयार करेंगे। बिल्कुल। तो बच्चे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। A body is said to have uniform acceleration if magnitude and direction of the acceleration remain constant during motion of particle। बच्चों याद करो अपन एक टर्म पढ़ी थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वहां पर अपन यूनिफॉर्म को एक वर्ड कहा था कांस्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी थी, वो कांस्टेंट कब तक रहती, जब तक उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता। तो सेम टू सेम बेटा एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर, जो आपको सर ने जस्ट अभी आपको बताया। तो वो कांस्टेंट कब तक रहेगी, जब तक उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी कैसा रहे, कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी कांस्टेंट तब तक ही है जब तक उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या हो, कांस्टेंट। अगर इनमें से कोई भी एक चेंज हो जाएगा तो वो कांस्टेंट नहीं कहलाएगी। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि वहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट तभी होगा जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसे होंगे, कांस्टेंट। सर यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से रिलेटेड बच्चों के कुछ डाउट्स होते हैं और वो डाउट है कि सर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पार्टिकल का पाथ क्या क्या हो सकता है या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सर बहुत अच्छी बात पूछी आपने। बच्चों ध्यान देना, सर ने बोला है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो पाथ क्या क्या हो सकते हैं पार्टिकल पे। तो इसके बेटा दो केसेस हैं, ये डिपेंड करता है कि पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पर है या मोशन पर है। तो अगर मैं बात करता हूं कि पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पर है, तो सोचो पार्टिकल यहां पर है और रेस्ट पर है, एकदम से उस पर फोर्स लगा, फोर्स लगेगा तभी तो एक्सेलरेशन आएगा। तो बताओ कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो फुटबॉल है जमीन पर रखी हुई है, अगर आप उसको जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे क्या उसी डायरेक्शन में उसका मोशन होगा। तो इसका मतलब अगर मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया है तो इसका मोशन भी इस डायरेक्शन में ही स्टार्ट होगा और इसका एक्सेलरेशन भी इधर होगा। और सर ने अभी जस्ट क्या बोला, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका मतलब वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में चेंज होगी। तो जब पार्टिकल रेस्ट पर था, फोर्स लगा, एक्सेलरेशन उसके ऊपर आया और उसके वेलोसिटी का चेंज भी इसी डायरेक्शन में हुआ, तो पार्टिकल इसी डायरेक्शन में चलता जाएगा और वो जिस पाथ पे चलेगा वो पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। मैंने क्या बोला, पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ। एक एग्जांपल और ले सकते हो, मान लो मेरे हाथ में कोई बॉल है और मेरे हाथ में उसको पकड़ रखा है, तो क्या भी वो रेस्ट पर है। जैसे मैं हाथ को छोड़ूंगा
क्या उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 थी? हाथ से छोड़ते ही उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब जी की वैल्यू कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन का है डाउनवर्ड, उसकी स्पीड नीचे की डायरेक्शन क्या हो रही है? बढ़ रही है। पर सोचो, क्या कभी आपने देखा है कि बॉल जब नीचे गिर रही है, कोई हवा नहीं चल रही, सिर्फ बॉल सीधे नीचे गिर रही है, तो क्या बॉल कभी टेढ़े मेढ़े पाथ से आती है? हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ से आती है, स्ट्रेट लाइन पाथ। इसका मतलब अगर पार्टिकल रेस्ट पर है और उस पे फोर्स लगाया जाए तो उस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसको स्ट्रेट लाइन पाथ पर ही लेकर जाएगा। उसका एक फिक्स पाथ होगा, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पर दूसरा केस कि पार्टिकल इस बार रेस्ट पर नहीं है और पार्टिकल मोशन में है, तो उस केस में क्या होगा? तो बच्चों सोचो कि अगर किसी बॉल को मैं इस डायरेक्शन में फेंक देता हूं फ्रॉम ग्राउंड एट एंगल थीटा, तो जैसे मैंने उसको हाथ से छोड़ा, क्या अब उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। और आप लोग जानते हो ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ लगता है, इसका मतलब डाउनवर्ड लगता है। अगर डाउनवर्ड लग रहा है तो ये बॉल जो होगी उस पे हमेशा ग्रेविटेशन का एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में लगेगा। जब वो इस पॉइंट पे होगी तब भी नीचे होगा, इस पॉइंट पे होगी तब भी नीचे होगा, इस पॉइंट पे होगी तब भी नीचे होगा। पर क्या इस बार जो आपको पाथ दिखाई दे रहा है वो स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं, पैराबोलिक। दैट पाथ इज अ पैराबोलिक। इसका मतलब ये हुआ कि ये पाथ पैराबोलिक होगा। तो अपन यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? अगर रेस्ट पर थी तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर उसके पास इनिशियली कोई वेलोसिटी है और उस पे अभी भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लग रहा है, उस केस में उसका जो पाथ है या तो पैराबोलिक हो सकता है या फिर स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। अब मैंने बोला पैराबोलिक और स्ट्रेट लाइन, और कीवर्ड बोला। भैया बोलो सर, हो सकता है ना ये इनिशियली इस पाथ पे चल रही हो और एकदम से किसी ने इसको और एक्सेलरेशन दे दिया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो क्या वो इसी पाथ पे चलती रहेगी बच्चों? इसका मतलब उसका पाथ पैराबोलिक और स्ट्रेट लाइन तब तक हो सकता है जब तक यू के पास इनिशियली कोई वेलोसिटी है, और अगर रेस्ट पे था तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन होगा। तो बच्चों, आप लोगों ने नोटिस किया, 2 पॉइंट्स हमारे सामने आ गए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बच्चों मैं इसको हटा रहा हूं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें बच्चों हम लोग, तो सेकंड पार्ट है नॉन यूनिफॉर्म। ऑल्सो इसको हम बोल सकते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन, ऑल्सो नोन एज वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो बच्चों वेक्टर अगर वेरी कर रहा है तो इसका मतलब या तो उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, या उसकी डायरेक्शन बदल रही है, या फिर दोनों बदल रहे हैं। तीनों पॉसिबिलिटीज हैं, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। जैसे कि लिखा हुआ है, अ बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ चेंजेस ड्यूरिंग द मोशन। बच्चों यहां पर हो सकता है, जैसा सर ने अभी आपको एक्सप्लेनेशन किया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों फिक्स है। जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा ही डाउनवर्ड लगता है, और स्मॉलर हाइट के लिए हम लोग उसके मैग्नीट्यूड को भी कांस्टेंट मानते हैं, तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन की कैटेगरी हो सकती है। पर वेरिएबल एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? लाइक एक्सेलरेशन इक्वल टू 2t, मान लीजिए मैंने ऐसा एग्जांपल दे रखा है, या ऐसा मैंने क्वेश्चन दे रखा है एक्सेलरेशन इक्वल टू 2x। तो बच्चों आप नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा है? टाइम डिपेंडेंट। मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होगा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। या a डिपेंड्स ऑन x, जैसे जैसे पार्टिकल की पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज होगी एक्सेलरेशन की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। या फिर उसकी सिर्फ डायरेक्शन बदल दो कि पहले एक्सेलरेशन 5 था और वो i कैप में लग रहा था, फिर वो j कैप में लगने लग गया, फिर वो k कैप में लगने लग गया। तो किसी भी तरह से अगर कुछ भी वेरी कर रहा है तो उसके एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो सर क्या बच्चा ये जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखता है? हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चों बिल्कुल पॉसिबल है ये। जैसे कि हम लोग कोई व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, बिल्कुल बच्चों जब हम लोग अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कभी रश एरियाज में होते हैं तो बार बार स्पीड बढ़ाते हैं, फिर ब्रेक लगाते हैं, स्पीड बढ़ रही है, फिर ब्रेक लग रहे हैं, तो वहां पर हमारी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म चेंज नहीं शो कर रही है। कभी स्पीड अचानक से हमें बढ़ानी पड़ रही है, फिर अचानक से घटानी पड़ रही है। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि स्पीड कभी बढ़ी कभी घटी, कभी बढ़ी कभी घटी। तो स्पीड में या वेलोसिटी में जो वेरिएशन आ रहा है वो कैसा आ रहा है? नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन। और टाइम के साथ अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, आई मीन वेलोसिटी में नॉन यूनिफॉर्म चेंजेस हो रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पे जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म।